नमस्कार दोस्तों, प्यारे दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे बुद्धि लब्धि के बारे में। इंटेलिजेंस क्वेश्चंस क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट कब अस्तित्व में आया, इसका फॉर्मूला कब और किसके द्वारा बनाया गया, आईक्यू होता क्या है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। प्यारे दोस्तों, बुद्धि लब्धि जो है वो बुद्धि को मापने की एक इकाई है। जिस प्रकार से हम किसी तरल चीज को मापते हैं लीटर में, किसी ठोस चीज का वजन मापते हैं हम ग्राम में या किलोग्राम में, किसी दूरी को मापते हैं मीटर में, ठीक उसी तरह से कोई योग्यता जो होती है उस योग्यता को मापने की इकाई होती है लब्धि। और अगर वो योग्यता बुद्धि से संबंधित हो तो बौद्धिक योग्यता को मापने की जो इकाई होती है उसे कहते हैं बुद्धि लब्धि। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं बुद्धि लब्धि होता क्या है। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे बुद्धि लब्धि के बारे में। ठीक है, बुद्धि लब्धि। बुद्धि को इंग्लिश में कहते हैं इंटेलिजेंस, और लब्धि को कहते हैं क्वेश्चंस। तो वर्ड बन गया इंटेलिजेंस क्वेश्चंस। ठीक है, और इंटेलिजेंस क्वेश्चंस में इंटेलिजेंस से शॉर्ट में आ गया आई और क्वेश्चन से आ गया क्यू, तो शॉर्ट में वर्ड बन गया आई क्यू। ठीक है, तो सबसे पहले तो आई क्यू का फुल फॉर्म अगर आपको एग्जाम में पूछे तो आई क्यू का फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस क्वेश्चंस, आई क्यू। ठीक है, दूसरी बात, आई क्यू का कॉन्सेप्ट कब अस्तित्व में आया। ठीक है ना, तो बुद्धि लब्धि की जो अवधारणा है, संप्रत्य है, ठीक है, बुद्धि लब्धि का संप्रत्य जो है ये सबसे पहली बार 1912 में जर्मनी के एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम है विलियम स्टर्न। ठीक है, क्या नाम है दोस्तों? विलियम स्टर्न के द्वारा अस्तित्व में लाया गया। तो आईक्यू का जो अवधारणा है, आईक्यू का जो आइडियोलॉजी है, आईक्यू का जो विचार है, संप्रत्य है, ये 1912 में जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न के द्वारा अस्तित्व में लाया गया। और विलियम स्टर्न ने इस आईक्यू का उस वक्त एनालिसिस किया, विश्लेषण किया। ठीक है ना, इससे पहले हम ये भी समझते हैं कि आखिर बुद्धि लब्धि होता क्या है। ठीक है ना, समझना दोस्तों, अगर हम किसी तरल चीज को मापते हैं, हम किसी ठोस चीज को मापते हैं, हम किसी दूरी को मापते हैं, तो इन सबको जो मापने की यूनिट है, इकाई है, वो क्या है दोस्तों? सबकी अलग अलग है। अगर हम किसी तरल पदार्थ को मापते हैं तो उसको हम लीटर से मापेंगे। ठीक है, लीटर में मापेंगे। अगर हम किसी ठोस वस्तु का वजन देखते हैं, किसी का वजन अगर हमें देखना है तो वजन को हम किस में देखेंगे? वजन हमेशा ग्राम या किलोग्राम में हम लोग देखेंगे। और किसी दूरी को मापना है तो हम मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, इसमें हम लोग मापेंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर किसी योग्यता को मापना है, इसको अगर किसी योग्यता को मापना है तो किसी भी योग्यता को मापने की इकाई होती है लब्धि। ठीक है ना, किसी भी योग्यता को मापने की इकाई क्या होती है? लब्धि। तो क्वेश्चंस क्या होता है? किसी भी योग्यता को मापने का जो यूनिट होता है उसे क्वेश्चंस या लब्धि कहते हैं। और अगर वो योग्यता बुद्धि की हो, यानी कि बुद्धि योग्यता या बौद्धिक योग्यता है, तो बुद्धि योग्यता या बौद्धिक योग्यता को जो मापने की इकाई होती है उसे हम कहते हैं दोस्तों बुद्धि लब्धि। ठीक है ना, क्या कहते हैं? बुद्धि लब्धि। तो दो चीजें आपको क्लियर हो गई कि बुद्धि लब्धि क्या है। बुद्धि लब्धि बुद्धि को मापने की इकाई है। ठीक है ना, जिस तरह से किसी तरल पदार्थ को हम लोग लीटर में मापेंगे, किसी वजन को अगर हम मापना चाहते हैं तो हम ग्राम में मापेंगे, हम दूरी को मापना चाहते हैं तो हम मीटर में मापेंगे, ठीक उसी तरह से अगर हम किसी योग्यता को मापना चाहते हैं तो हम लब्धि में मापेंगे। और अगर वो योग्यता बुद्धि की है तो बुद्धि लब्धि, संवेगों की है तो संवेगात्मक लब्धि, आध्यात्मिकता का लेवल माप रहे तो स्पिरिचुअल क्वेश्चंस यानी कि एसक्यू। ठीक है, संवेगात्मक लब्धि। तो ठीक उसी तरह से बुद्धि को मापने की जो इकाई होती है वो क्या है? बुद्धि लब्धि। तो बुद्धि लब्धि क्या है? बुद्धि को मापने की एक इकाई है। बुद्धि लब्धि बुद्धि को मापने की क्या है? एक इकाई है। और बुद्धि लब्धि की जो अवधारणा है, संप्रत्य है, ये 1912 में जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न ने दिया। ठीक है ना, जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न ने दिया। विलियम स्टर्न महोदय ने 1912 में
इस बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला बनाने का भी प्रयास किया, इनका सूत्र बनाने का भी प्रयास किया, लेकिन वो एक प्रमाणिक सूत्र नहीं था। ठीक है, तो बुद्धि लब्धि का सूत्र बनाने का पहला प्रयास 1912 में ही जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न ने किया, लेकिन यह एक प्रमाणिक सूत्र नहीं था। तो फिर सवाल यह बनता है कि बुद्धि लब्धि का प्रमाणिक सूत्र कब और किसने बनाया? तो बुद्धि लब्धि का प्रमाणिक सूत्र जो है दोस्तों, वो बना था 1916 में। कब? 1916 में। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। बुद्धि लब्धि का जो प्रमाणिक सूत्र है, प्रमाणिक सूत्र है, वो प्रमाणिक सूत्र दोस्तों बना था 1916 में, और ये बना था अमेरिका में, और इसको डेवलप करने वाले थे अमेरिकी मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर टर्मन। प्रोफेसर टर्मन के द्वारा ये डेवलप किया गया था, विकसित किया गया था, बनाया गया था। ठीक है, तो बुद्धि लब्धि बुद्धि को मापने की एक इकाई है। बुद्धि लब्धि की अवधारणा 1912 में जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न ने दी। बुद्धि लब्धि को मापने के लिए इसका फॉर्मूला भी सबसे पहली बार बनाने का प्रयास 1912 में जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न ने ही दिया। लेकिन विलियम स्टर्न का जो फॉर्मूला था वो ऑथेंटिक नहीं था, प्रामाणिक नहीं था। प्रामाणिक जो फॉर्मूला था वो दिया था प्रोफेसर टर्मन ने, 1916 में दिया, अमेरिका में दिया, और अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी थी दोस्तों जिसका नाम है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, ठीक है, अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, ठीक है, ये फॉर्मूला डेवलप किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? ये फॉर्मूला डेवलप किया गया था प्रोफेसर टर्मन के द्वारा। ठीक है ना, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? अब आपको यह समझना है कि प्रोफेसर टर्मन जो थे, इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में यानी स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में, ठीक है, ये फॉर्मूला बनाया। और इस फॉर्मूले में क्या था? तो आईक्यू का फॉर्मूला क्या था? आईक्यू इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ठीक है ना, इसको हिंदी में हम लोग क्या लिखेंगे? इसको हिंदी में लिखेंगे हम आईक्यू बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100। तो आईक्यू का प्रमाणिक सूत्र क्या बन गया? आईक्यू इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। हम इसे शॉर्ट में भी कह सकते हैं कि आईक्यू इक्वल टू एम ए मतलब मेंटल एज अपॉन सी ए मतलब क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो एम ए बटा सी ए गुणा 100, ये हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आईक्यू के बारे में हम लोगों ने अभी तक क्या समझा? आईक्यू क्या है? आईक्यू बुद्धि को मापने की एक इकाई है। इसकी अवधारणा 1912 में जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न ने दी। आईक्यू को मापने का जो फॉर्मूला बनाया था वो पहले प्रयास 1912 में विलियम स्टर्न ने किया था, लेकिन 1912 में जो फॉर्मूला बना वो एक प्रमाणिक फॉर्मूला नहीं था। आईक्यू का जो प्रमाणिक फॉर्मूला था वो 1916 में डेवलप हुआ, अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में डेवलप हुआ, और ये डेवलप किया गया था प्रोफेसर टर्मन के द्वारा, है ना। और इसका फॉर्मूला बना मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ठीक है ना। अब हम ये चर्चा करेंगे कि ये मेंटल एज आखिर होता क्या है, क्रोनोलॉजिकल एज आखिर होता क्या है। ठीक है ना, समझें। सबसे पहले ये क्रोनोलॉजिकल एज क्या होता है? वास्तविक आयु। ठीक है ना। देखो दोस्तों, क्रोनोलॉजिकल जो शब्द है ये क्रोनो से बना है, क्रोनो, CHRONO, क्रोनो। और क्रोनो जो शब्द है, क्रोनो का अर्थ होता है समय। क्रोनो का अर्थ क्या होता है? टाइम। ठीक है, समझना, हम बात कर रहे हैं क्रोनोलॉजिकल एज के बारे में। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल एज जो बना है ये शब्द, इसका मतलब हुआ वास्तविक आयु। कौन सी आयु दोस्तों? वास्तविक आयु। ये वास्तविक आयु जो कॉन्सेप्ट है, क्रोनोलॉजिकल एज जो है, ये क्रोनोलॉजिकल एज जो शब्द बना ये क्रोनो से बना, और क्रोनो लैटिन भाषा का शब्द है, और लैटिन से इंग्लिश में आ गया ये। और क्रोनो का अर्थ होता है टाइम या समय। ठीक है ना, टाइम या समय। ठीक है, और क्रोनोलॉजिकल का मतलब हुआ समय आधारित। क्या मतलब हुआ? समय
आधारित, तो ऐसी उम्र, ऐसी एज जिसका आधार क्या हो दोस्तों, समय हो, उस उम्र को हम क्रोनोलॉजिकल एज या वास्तविक आयु कहेंगे। किसी भी बच्चे की वह आयु जिसका आधार समय हो उसे क्रोनोलॉजिकल एज कहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर किसी चीज का आधार समय, ये कुछ समझ नहीं आया। समझें, एक बच्चा दोस्तों अगर 1 जनवरी 2010 को पैदा हुआ और अगर वो बच्चे का उम्र हम देखें 1 जनवरी 2022 में, अगर उस बच्चे का हम उम्र देखें 1 जनवरी 2022 में, वो बच्चा कितने साल का हो जाएगा, तो अगर हम देखेंगे तो 1 जनवरी 2010 से लेकर 1 जनवरी 2011 तक 1 वर्ष, 12 तक 2 वर्ष, 13 तक 3, 14 तक 4, ठीक है ना, 20 तक 10, 21 तक 11 और 22 तक 12, तो वो बच्चा कितने समय का हो गया, 12 वर्ष का। तो 12 वर्ष जो उस बच्चे की उम्र आई, इसका आधार क्या था, समय। मतलब यह हुआ कि बच्चा जिस दिन पैदा हुआ उस दिन से आज तक कितना समय निकल गया, उस दिन से आज तक 12 वर्ष का समय निकल गया। और ये 12 वर्ष इस बच्चे की कौन सी आयु होगी, क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, तो ऐसी आयु जिसका आधार क्या हो दोस्तों, समय हो, उस उम्र को हम क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं। और किसी भी बच्चे की क्रोनोलॉजिकल एज निकालने के लिए आपको करना यह है कि उस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ देखना है कि ये बच्चा कब पैदा हुआ और आज क्या तारीख है। ठीक है, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है उससे आज तक कितना समय गुजर गया है, ये उस बच्चे की वास्तविक आयु होगी। ठीक है, तो कभी भी हम आईक्यू निकालेंगे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हर बच्चे की वास्तविक आयु निकालनी पड़ेगी। ठीक है, और वास्तविक आयु कैसे निकलेगी, वो बच्चा जिस दिन पैदा हुआ उस दिन से आज तक कितना समय निकल गया, इससे हम बच्चे की वास्तविक आयु निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सपोज दैट ये बच्चा कितने साल का हो गया, 12 साल का, तो 12 साल इसकी क्या हो गई, वास्तविक आयु हो गई। ठीक है ना, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब आप कहेंगे कि सर बुद्धि लब्धि में तो मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट भी था, तो ये मेंटल एज कैसे, क्या होता है, ये मेंटल एज कैसे निकलता है, तो आइए इसको भी देखते हैं। प्यारे दोस्तों, अल्फ्रेड बिने और बाकी के बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के परीक्षण बनाए। ठीक है, बुद्धि के क्या बनाए, परीक्षण। और उन बुद्धि परीक्षणों का जो आधार था, वो बुद्धि परीक्षणों का आधार क्या था दोस्तों, उन बुद्धि परीक्षणों का आधार एज ही था। ठीक है ना, कैसे, मतलब मैं समझाता हूं आपको। बुद्धि परीक्षण ऐसे बने कि जैसे 3 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए पहली बार बुद्धि परीक्षण बनाया गया था 1905 में, अल्फ्रेड बिने के द्वारा साइमन की मदद से बनाया गया था। ठीक है ना, फ्रांस में वो बुद्धि परीक्षण बना जो 3 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए उपयुक्त था, जिसमें 30 क्वेश्चन थे, जिसका नाम था बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। ठीक है ना, तो पहला बुद्धि परीक्षण जो था वो 3 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए था। उसमें होता क्या था, मनोवैज्ञानिकों का यह मानना है कि भाई जैसे जैसे बच्चे की जो वास्तविक आयु है वो बढ़ेगी, जैसे जैसे समय दुनिया में वो गुजारेगा, तो उसकी बुद्धि का भी क्या होगा, स्टैंडर्ड बढ़ेगा, तो बच्चे का मेंटल लेवल बढ़ता जाएगा। तो मनोवैज्ञानिकों ने तमाम रिसर्च और अनुसंधान करके ये पता लगाया कि एक बच्चे का, जो 3 वर्ष का बच्चा है, उसका मेंटल लेवल कितना हो सकता है। बहुत सारे बच्चों पर रिसर्च किया और सबका औसत निकाल के लगा कि भाई 3 वर्ष के बच्चे का मेंटल लेवल इतना होगा। तो इतने मेंटल लेवल को मापने के लिए इन्होंने टेस्ट बनाया कि भाई इतना लेवल का बच्चा इतना टेस्ट तो कर सकता है। तो 3 साल के बच्चे का टेस्ट बन गया, फिर 4 वर्ष वाले बच्चे का टेस्ट बनाया, फिर 5 वाले का, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है ना, इसी तरह से आपका 11, मैं यहां लिख देता हूं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यानी कि 3 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के बुद्धि का मापन स्टैंडर्ड पहले तय किया गया तमाम अनुसंधान के आधार पर, और फिर यह तय किया कि भाई इतने 3 वर्ष का बच्चा ये टेस्ट कर सकता है। ठीक है ना, और 4 वर्ष के बच्चे का और थोड़ा टफ हो गया, 5 का थोड़ा और टफ, 6 का और टफ, बच्चे की वास्तविक आयु के आधार पर टेस्ट तैयार कर लिए गए। ठीक है ना, अब माना हमारे पास कोई बच्चा है, उस बच्चे का वास्तविक आयु सपोज दैट 10 वर्ष है। वास्तविक आयु कैसे निकलेगा आपको पता भी चली गया। ठीक है ना, बच्चा जिस दिन पैदा हुआ, सपोज दैट ये बच्चा 1 जनवरी 2010 को पैदा हुआ
और अभी 22 का निकाला था, 22 में कितने साल का हो गया, 10 का हो गया। अगर हम 22 की जगह 20 का निकाले कि 1 जनवरी 2020 को, ठीक है, ये बच्चा कितने साल का हो जाएगा, तो 1 जनवरी 2020 को बच्चा कितने साल का होगा, 10 वर्ष का हो गया। तो 10 वर्ष इस बच्चे की कौन सी आयु हो गई, वास्तविक आयु। तो वास्तविक आयु का आधार क्या होता है, समय होता है। वास्तविक आयु का आधार क्या होता है, समय होता है, ठीक है ना, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। अब मान लो इस बच्चे की वास्तविक आयु कितनी हुई, क्रोनोलॉजिकल एज कितनी हुई, 10 वर्ष, 10 ईयर, ठीक है। तो अब हम बच्चे को टेस्ट देंगे, ठीक है। हम कोशिश करेंगे उसको पहले 3 वाला दें, बच्चा कर देगा, 4 वाला भी कर दिया, 5 वाला भी कर दिया, 6 वाला भी कर दिया, 7 वाला भी बच्चे ने कर दिया, 8 वर्ष वाला भी बच्चे ने कर दिया, 9 वर्ष वाला भी कर दिया, 10 वर्ष वाला भी कर दिया। हमने बच्चे को 11 वर्ष का टेस्ट दिया, वो भी कर रहा है। इसका मतलब 10 वर्ष के बच्चे का मेंटल लेवल 11 वर्ष जितना है। फिर 12 वाला दिया, बच्चे ने वो भी कर दिया। फिर 13 वाला दिया, बच्चे ने ये भी कर दिया, ठीक है ना। और 14 वाला दिया तो बच्चे से नहीं हुआ। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो 10 वर्ष वास्तविक आयु का जो बच्चा है उसका दिमाग कितना काम कर रहा है, 13 वर्ष जितना। तो 13 वर्ष इस बच्चे का क्या हो गया दोस्तों, मेंटल एज हो गया, मानसिक आयु हो गया। बात समझ में आई। तो मेंटल एज कितना हो गया, 13 वर्ष, ठीक है। अगर ये 14 का कर देता तो 14 वर्ष, ठीक है। आप ये मत समझना कि 3 से 14 के वर्ष के बच्चों के लिए ही टेस्ट होता है। जब पहली बार 1905 में अल्फ्रेड बिने और साइमन ने पहला बुद्धि परीक्षण बनाया तब एज 3 से 14 वर्ष रखी गई थी, लेकिन बाद में बहुत सारे बुद्धि परीक्षण बने जो और भी छोटे बच्चों का इंटेलिजेंट टेस्ट कर सकते हैं और 14 वर्ष के बाद भी लोगों का जो है बुद्धि परीक्षण किया जा सकता है, ठीक है ना। तो बाद में बुद्धि परीक्षण के ऊपर खूब सारे जो रिसर्च हुए और तमाम बुद्धि परीक्षण डेवलप हुए, ठीक है। तो मेंटल एज कैसे निकला आपको समझ आया। तो एक सवाल आपको यह भी बन जाएगा, देखो पहले तो यह समझो वास्तविक आयु का आधार क्या होता है, समय। मानसिक आयु किसके आधार पर निकलता है, बुद्धि परीक्षण के आधार पर। तो एक सवाल आपको यह बन जाएगा कि बुद्धि के जो परीक्षण हैं, बुद्धि के जो परीक्षण हैं, बुद्धि परीक्षण से क्या ज्ञात होता है, क्या आईक्यू ज्ञात होता है। तो देखो बुद्धि परीक्षण से डायरेक्ट आईक्यू ज्ञात नहीं हो रहा है, बुद्धि परीक्षण से ज्ञात क्या हो रहा है दोस्तों, मेंटल एज। बात समझ में आई। क्योंकि बुद्धि परीक्षण हमने बच्चे को दिया, जितने साल तक के बच्चा का कर पाया वो हमें पता लग गया कि इसकी मेंटल एज इतनी है। फिर उस मेंटल एज को रखेंगे हम फॉर्मूला में, सूत्र में। सूत्र कौन सा, ये रहा, ठीक है ना। मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100, ये आईक्यू का फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले में हम सूत्र को रखेंगे और फॉर्मूला क्या है, आईक्यू इक्वल टू MA/CA इंटू 100, मतलब मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100। तो अब हमने इस सूत्र को इसमें रखा, तो सूत्र में डिजिट रखेंगे। हमारी मेंटल एज कितनी आई, 13। हमारी क्रोनोलॉजिकल एज कितनी आई, 10, और इंटू कितने, 100। 100 का गुणा कर देंगे तो 0 से तो 0 कट गया, और 13 गुणा 10 किया तो कितना आया, 130। तो बच्चे का 130 आया आईक्यू। बात समझ आया। तो आईक्यू कैसे निकला, आईक्यू सूत्र में रखने से निकला। बात समझ में आई, ठीक है। फिर बाद में टर्मन और मेरिल आदि मनोवैज्ञानिकों ने इस आईक्यू का वर्गीकरण भी दिया, ठीक है ना, कि भाई अगर बच्चा 0 से अगर 25 उसका आईक्यू आता है तो वो कैसा होगा, 26 से 50 अगर बच्चा आता है तो उसका आईक्यू कैसा होगा, ठीक है ना। ये भी क्लासिफिकेशन जो है आईक्यू के अंतर्गत दिया था, आईक्यू का वर्गीकरण के अंतर्गत। बात समझ में आई। तो 130 इस बच्चे का क्या होगा दोस्तों, आईक्यू हो गया। पहले बताओ ये बात आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया, ठीक है, क्लियर हुआ। तो अब हम आईक्यू का वर्गीकरण भी इसमें देख लेते हैं। आईक्यू का वर्गीकरण जो टर्मन और मेरिल ने दिया, ठीक है ना, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। अलग अलग विद्वानों ने आईक्यू के अलग अलग वर्गीकरण दिए हैं। मैं टर्मन और मेरिल के द्वारा दिया हुआ वर्गीकरण जो सबसे ज्यादा प्रामाणिक माना जाता है उसके बारे में उसको आपके साथ डिस्कस करने का प्रयास करता हूं। टर्मन और मेरिल कहते हैं कि जिन बच्चों का आईक्यू 0 से 25 के बीच में होता है, ठीक है ना, वो बच्चे होते हैं जड़ बुद्धि या महामूर्ख बुद्धि, ठीक है ना, महामूर्ख बुद्धि, ठीक है ना। इनको हम बोलेंगे इडियट। क्लियर हुआ। इनको हम क्या बोलेंगे, इडियट। जो बच्चों का आईक्यू 26 से 50 के बीच में आता है, जो बच्चों का आईक्यू 26 से 50 के बीच में आता है उन्हें हम कहते हैं मूढ़ बुद्धि, मूढ़ बुद्धि बालक, ठीक है ना, मूढ़ बुद्धि वो कहलाएंगे।
और मूढ़ बुद्धि को हम बोलेंगे इम्बेसल, इम्बेसल, ठीक है ना, ये हमने ध्यान रखना है। जिन बच्चों का आईक्यू 51 से 75 के बीच में आता है, ठीक है ना, उन्हें हम बोलेंगे मूर्ख बुद्धि, और मूर्ख बुद्धि को हम इंग्लिश में कहेंगे फुलिश, फुलिश, ठीक है ना। जिन बच्चों का आईक्यू 76 से 90 के बीच में आता है, ठीक है ना, उन्हें हम बोलेंगे मंद बुद्धि, और इस मंद बुद्धि को बोलेंगे हम डल, ठीक है। जिन बच्चों का आईक्यू 91 से 110 के बीच में आता है, उन्हें हम बोलेंगे सामान्य बुद्धि या औसत बुद्धि, सामान्य बुद्धि या औसत बुद्धि, और इन्हें हम बोलेंगे एवरेज, एवरेज चिल्ड्रन, ठीक है। जिन बच्चों का आईक्यू 111 से 120 आता है, उन्हें बोलेंगे हम श्रेष्ठ बुद्धि, ठीक है ना। जिन बच्चों का आईक्यू 111 से 120 आता है, उन बच्चों को क्या बोलेंगे हम, श्रेष्ठ बुद्धि, ठीक है ना, प्रखर बुद्धि या तीव्र बुद्धि, ठीक है ना। इंग्लिश में इनको बोलेंगे सुपीरियर, ठीक है ना, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। जिन बच्चों का आईक्यू 121 से लेकर 139 तक आता है, उन्हें हम बोलेंगे अति श्रेष्ठ बुद्धि या अति प्रखर बुद्धि, ठीक है, या अति तीव्र बुद्धि, और इसको बोलेंगे वेरी सुपीरियर, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। क्लियर हुआ, समझें। जिन बच्चों का आईक्यू 0 से 25 आया, जड़ बुद्धि, 26 से 50 मूढ़ बुद्धि, 51 से 75 मूर्ख बुद्धि, 76 से 90 मंद बुद्धि, 91 से 110 सामान्य या औसत बुद्धि, 111 से 120 तक श्रेष्ठ, 121 से 139 अति श्रेष्ठ, और जिस बच्चे का आईक्यू 140 या 140 से ऊपर आता है, 140 एबव आता है, उसे हम बोलेंगे प्रतिभाशाली, और जो प्रतिभाशाली बच्चा होगा उसे हम बोलेंगे जीनियस। बात समझ में आई, उसे हम क्या बोलेंगे, जीनियस। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब हमने जो बच्चे का आईक्यू अभी निकाला था, ठीक है ना, तो उस बच्चे का आईक्यू कितना आया था, 130, ठीक है, और 130 आईक्यू आया, तो अपनी टेबल में वो 130 कहां डिजर्व करेगा, यहां। बात समझ में आई। तो हमारा बच्चा कैसा हो जाएगा, हमारा बच्चा हो जाएगा अति श्रेष्ठ कैटेगरी का, ठीक है ना। तो ये आपने ध्यान रखना है। क्लियर हुआ। इसमें से किस किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहला सवाल तो यह पूछा जाएगा कि यदि एक बच्चे का बुद्धि लब्धि 50 है या 50 से कम है तो वो बालक कैसा होगा, तो मूढ़ बुद्धि होगा। 25 या 25 से कम है तो जड़ बुद्धि होगा। 75 या 75 से कम है तो मूर्ख होगा। 90 या 90 से कम है तो मंद होगा। 110 या इससे कम है सामान्य होगा। 91 से 110, ठीक है, कम भी कहां तक, 91 तक। 91 से 110 है तो सामान्य होगा। 111 से 120 है तो श्रेष्ठ होगा। 121 से 139 अति श्रेष्ठ होगा। 140 से ऊपर है तो प्रतिभाशाली होगा, ठीक है ना। एक तो ये पूछ लिया जाएगा। एक आपको ये भी पूछा जा सकता है कि यदि एक बालक का मानसिक आयु यानी मेंटल एज और क्रोलॉजिकल एज दोनों बराबर हैं, समान हैं, तो बच्चे का आईक्यू कितना होगा। इस तरह का सवाल ट्रेंड में कई बार आता है पेपर में, ठीक है। तो कभी भी आपको इस तरह का सवाल पूछे कि वास्तविक और मानसिक दोनों बराबर हैं, तो कुछ भी मान लो, 10-10 मान लो, 20-20 मान लो, 1-1 मान लो, कितना ही मान लो, 10 से 10 कट जाएगा, कितना आएगा, 100 आएगा। और 100 वाला बच्चा किस कैटेगरी में आएगा, 100 वाला बच्चा आपका सामान्य कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको एक बात तो यह याद रखनी है कि अगर किसी बच्चे की जो मानसिक और वास्तविक दोनों समान हैं तो वो बच्चा एक सामान्य कैटेगरी का होगा, ठीक है ना। अगर किसी बच्चे की मानसिक आयु कम होती है और वास्तविक ज्यादा होती है, सपोज दैट मानसिक 10 है और वास्तविक 8 है ना, तो ये बच्चा सामान्य से कम जाएगा। क्यों, क्योंकि हम इसको 0 से 0 कट गया, 8 गुणा 10 किया तो कितना आया, 80, तो औसत से तो कम ही गया ये, है ना। तो आपको ये जनरल एक दिमाग में आपको बात रखनी है कि यदि एक बालक जो है, उस बालक का जो वास्तविक आयु है अगर वो कम है, सॉरी वास्तविक आयु अगर बालक का ज्यादा है और मानसिक कम है, ठीक है ना, तो वो बालक कमजोर बालक की श्रेणी में आएगा। और यदि एक बालक का मानसिक आयु ज्यादा है, अगर ये चीज उल्टी होती कि बालक का मानसिक आयु 12 है और वास्तविक 10 ही है, तो ये बच्चा
120 आईक्यू वाला होता तो ये होशियार होता। तो मानसिक आयु बढ़ेगा वास्तविक आयु की तुलना में तो बच्चा इंटेलिजेंट है, और वास्तविक की तुलना में मानसिक कम होगा तो बच्चा कमजोर है, और दोनों बराबर हैं तो औसत है, सामान्य है। ठीक है ना। एक ये इस तरह का ट्रेंड आपसे पूछा जा सकता है। एक सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है, वो सवाल में देगा कि एक बालक की मानसिक आयु 13 वर्ष है या मानसिक आयु 14 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है। आपको उसने मेंटल एज दे दिया 14 वर्ष, क्रोलॉजिकल एज दे दिया 10 वर्ष, तो बताइए बालक किस श्रेणी का है। ठीक है ना। अक्सर कर ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको सीधा फॉर्मूला रखना, IQ इक्वल टू MA अपॉन CA इंटू 100। ठीक है, MA कितना है, मेंटल एज 14 अपॉन 10, और ये 0 से 0 कट गया, और 14 गुणा 10 किया तो 140 आया। और 140 वाला बच्चा अगर हम देखेंगे तो प्रतिभाशाली की कैटेगरी में आएगा। बात समझ में आई। ठीक है ना। कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि सर सृजनशील बालक भी तो होता है। प्यारे दोस्तों, सृजनशील बालक होता है, बिल्कुल होता है, प्रतिभाशाली भी बालक होता है। यहां हम प्रतिभाशाली बालक की बात नहीं कर रहे हैं, यहां हम प्रतिभाशाली बुद्धि की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो प्रतिभाशाली बालक और सृजनशील बालक में मुख्य रूप से क्या महत्वपूर्ण अंतर है, ये मैं आपको किसी एक अलग क्लास में, अलग वीडियो में आपको समझा दूंगा। ठीक है ना, कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिव एंड जीनियस इंटेलिजेंट बच्चा। ठीक है, मतलब प्रतिभाशाली और सृजनशील बच्चे के अंदर में क्या मेजर डिफरेंट है। ठीक है ना। क्लियर हुआ सबके दिमाग में। तो इसको एक बार रिपीट करते हैं। आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया बुद्धि लब्धि के बारे में। बुद्धि लब्धि क्या है। बुद्धि लब्धि बुद्धि को मापने की एक इकाई है। ठीक है ना। किसी भी दूरी को मापने की इकाई अलग होती है, वजन को मापने की अलग होती है, किसी तरल पदार्थ को मापने की इकाई अलग होती है। तरल को मापेंगे लीटर में, दूरी को मापेंगे मीटर में, वजन को मापेंगे ग्राम में। ठीक उसी तरह से योग्यता को मापने की इकाई होती है लब्धि, और अगर वो योग्यता बुद्धि की है तो बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि संप्रति की अवधारणा 1912 में जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न ने दी, और विलियम स्टर्न ने 1912 में बुद्धि लब्धि का सूत्र भी बनाने का प्रयास किया, लेकिन वह प्रमाणिक सूत्र नहीं था। बुद्धि लब्धि का प्रमाणिक सूत्र 1916 में बना, और 1916 में किसने बनाया, प्रोफेसर टर्मन ने बनाया, जो कि अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। तो 1916 में अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर टर्मन के द्वारा 1916 में बुद्धि लब्धि का प्रमाणिक सूत्र बनाया गया था, और जो प्रमाणिक सूत्र बना वो प्रमाणिक सूत्र है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, यानी कि मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100। शॉर्ट में बोल सकते हैं MA बटा CA गुणा 100। फिर हमने ये डिस्कस किया कि MA क्या होता है, CA क्या होता है। तो CA का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब हुआ ऐसी उम्र जिसका आधार क्या हो, समय, क्योंकि क्रोनो का मतलब क्या होता है, समय। तो बच्चा जिस दिन से पैदा हुआ उस दिन से आज तक कितना समय निकल गया है, ये बच्चे का क्रोनोलॉजिकल एज होगा। ठीक है ना। तो क्रोनोलॉजिकल एज हम पहले निकालेंगे, फिर उसके बाद बच्चे का मेंटल एज निकालेंगे। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि एक बच्चा 1 जनवरी 2010 को पैदा हुआ, तो 1 जनवरी 2020 को वो 10 वर्ष का हो गया, तो 10 वर्ष उसकी क्या हो गई, क्रोनोलॉजिकल एज यानी वास्तविक आयु। ठीक है। फिर मैंने कहा कि मानसिक आयु निकालने के लिए क्या करेंगे। मानसिक आयु निकालने के लिए अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग बुद्धि के परीक्षण बनाए हैं। तो इंटेलिजेंट टेस्ट के द्वारा आप मेंटल एज निकाल सकते हैं, और जब इंटेलिजेंट टेस्ट के द्वारा आप मेंटल एज निकालेंगे तो हर एज ग्रुप के बच्चे के लिए अलग टेस्ट है। आप 10 वर्ष का बच्चा आपका मानसिक वास्तविक आयु वाला है, आपने उसको पहले 3 वाला दिया, फिर 4 वाला, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना। और आपके बच्चे ने सपोज दैट 13 साल जितना सॉल्व कर दिया, इसका मतलब आपका 10 वर्ष का बच्चे का बुद्धि जो है वो 13 वर्ष बच्चे जितना है, तो 13 उसका क्या हो गया, मेंटल एज हो गया। फिर इस मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज को हम कहां रखेंगे, फॉर्मूला में रखेंगे, सूत्र में रखेंगे। सूत्र में रखा तो सूत्र में रखने के बाद हमें पता चला कि बच्चे का आयु कितना है, 130 आया, 130 आया। सवाल यह भी पूछा जाएगा कि किसी भी बच्चे की कौन सी आयु सबसे पहले निकलेगी, तो सबसे पहले उस बच्चे की हम वास्तविक आयु ही निकालेंगे, फिर उसको बुद्धि का टेस्ट देंगे, फिर उसकी हम मानसिक आयु निकालेंगे। यह भी पूछा जा सकता है कि बुद्धि परीक्षण के द्वारा क्या ज्ञात होता है ना। और वहां ऑप्शन में आएगा बुद्धि परीक्षण के द्वारा बुद्धि लब्धि ज्ञात होता है, तो आप बुद्धि लब्धि मत करके आना, बुद्धि परीक्षण के द्वारा मानसिक आयु ज्ञात होता है। फिर मानसिक आयु को सूत्र में रखेंगे तब बुद्धि लब्धि ज्ञात होता है। ठीक है ना। अगर मानसिक आयु नहीं आए तो आप बुद्धि लब्धि करके आ सकते हैं, लेकिन अगर वह ऑप्शन में मानसिक आयु है तो आपको वही करना चाहिए।
ठीक है। तो 130 इस बच्चे का आ गया। अब हमने ये चेक किया कि 130 वाला बच्चा कहां डिजर्व करेगा, ठीक है ना। ध्यान रखना, ये वर्गीकरण जो मैंने दिया है ये टर्मन और मैरिल का वर्गीकरण है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने वर्गीकरण दिए हैं, इसलिए आप विभिन्न किताबों में अलग अलग तरह का वर्गीकरण पढ़ते होंगे, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, ये प्रमाणिक है, बहुत ज्यादा ऑथेंटिक है, इसलिए ये आप याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो 0 से 25 जिस बच्चे का आईक्यू आएगा वो जड़ या महामूर्ख यानी फुलिस कहलाएगा, इडियट कहलाएगा, माफ करना। और जो बच्चा 26 से 50 बुद्धि लब्धि वाला आएगा वो जड़ मूढ़ बुद्धि कहलाएगा, इम्बेसल कहलाएगा। जिस बच्चे का आईक्यू 51 से 75 आएगा वो मूर्ख या फोलिश कहलाएगा। जिस बच्चे का आईक्यू 76 से 90 आएगा वो मंद बुद्धि यानी डल कहलाएगा। जिस बच्चे का बुद्धि लब्धि 91 से 110 आएगा वो सामान्य औसत या एवरेज कहलाएगा। जिस बच्चे का बुद्धि लब्धि 111 से 120 आता है वो श्रेष्ठ, प्रखर, तीव्र या सुपीरियर कहलाएगा। जिस बच्चे का बुद्धि लब्धि 121 से 139 आता है वो अति श्रेष्ठ, अति प्रखर या वेरी सुपीरियर कहलाएगा। और जिस बच्चे का बुद्धि लब्धि 140 या 140 से ऊपर आता है उसे हम प्रतिभाशाली बालक कहते हैं, ठीक है ना। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। मैंने इसके तमाम फॉर्मूला भी बताए आपको, सवाल किस तरह से पूछ सकता है ये भी बताया। सवाल पूछेगा कि एक बालक की बुद्धि लब्धि मानसिक आयु और वास्तविक आयु सपोज दैट अगर बराबर हैं, एक बालक की मानसिक और वास्तविक आयु दोनों कैसी है, समान है, तो बताइए उस बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होगी। तो मानसिक और वास्तविक अगर बराबर हैं तो बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होगी, 100 होगी, ठीक है ना। और बालक औसत कैटेगरी का होगा, ठीक है। तो ये तमाम बातें हमने बुद्धि लब्धि के विषय में आज पढ़ी, ठीक है ना। आशा करता हूं कि आपको ये बातें समझ आई होंगी, ठीक है। तो आप इस तरह की क्लासेस अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, ऑथेंटिकली बहुत ठीक है अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो अभी मर्यादा क्वालिटी एजुकेशन एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करें और वहां पर नाम मात्र की शुल्क में आपको जो है इसकी विस्तृत क्लासें मिलेंगी और जबरदस्त तरीके से हर टॉपिक को आपको समझाया जाएगा, नोट्स भी आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप अगर चाहते हैं अच्छी तैयारी करना तो आप वहां जाके कर सकते हैं, और अगर आप वहां जाके नहीं कर सकते हैं तो हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। हमारे YouTube पर समय समय पर इस तरह की क्लासेस जो है आपको प्रोवाइड करवाते हम लोग रहते हैं, और आप हमारा जो प्लेलिस्ट है उसमें भी जाके चेक करेंगे तो पहले भी बहुत सारे प्रीवियस वीडियो आपको अलग अलग टॉपिक्स के हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो वहां पे भी आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो दोस्तों, आज की इस क्लास में इतना ही, आगे फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।